महिला को कूड़े के ढेर में ही दौलत कमाने का राजा मिल गया। उसने फैसिंग किया कि बहुत से व्यापारी ग्राहकों को दोबारा खरीदारी के लिए उत्साहित करने के मकसद से पैकेजिंग पर अक्सर कूपन छापते हैं। आमतौर पर लोग इन्हें गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में इन्हें इकट्ठा कर लिया जाए और फिर सुपरमार्केट में उन्हीं से जुड़े उत्पाद खरीदे जाए तो बिल चुकाते समय सिर्फ मुफ्त खरीदारी ही नहीं होती, बल्कि सुपरमार्केट से उलटे 2.5 रुपए तक मिल जाते हैं। माफ कीजिए, मैं भूल गया था। यह अनुभव मानो लीसा के लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल गया। उसके घर में घर और पति को छोड़कर बाकी लगभग सारी चीजें उसकी फ्री की कमाई से आई थी। कर विभाग में जांच अधिकारी रहे पति लीसा के इस अजीब व्यवहार को और सहन नहीं कर पाए और आखिरकार निर्दय होकर तलाक मांग लिया। लेकिन यह झटका उसे रोकने के बजाय उसकी खरीदारी की लत और भड़का गया। उसके बाद लीसा पूरी तरह बेकाबू हो गई। वह दिन भर कूड़े के ढेरों में बैठी रहती, कूपन वाले मैगजीन, अखबार और किताबें मंगवाती। कुल मिलाकर जहाँ भी कूपन मिलने की संभावना होती लीसा वहाँ पहुँच जाती। इन कूपनों में शामिल सामानों की किस्में गिनती से बाहर थी। छोटी सी टूथपेस्ट और टूथब्रश से लेकर बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक। शुरुआत में लीसा छोटे मोटे फायदे तक ही सीमित थी, लेकिन एक बार खराब स्वाद वाली बिस्किट खाने के बाद उसकी उलट फेर की राह आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। उसने तुरंत ऑनलाइन उस कंपनी को शिकायत पत्र लिखा और उस स्वाद की जमकर बुराई की। यह बस एक अचानक आया विचार था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे निर्माता की ओर से माफीनामा और एक मुफ्त कूपन मिल गया। इस कूपन से वह सुपरमार्केट में मुफ्त में एक डिब्बा ले सकी थी। बिल चुकाते समय लीसा थोड़ा दिखावा करना चाहती थी, लेकिन दुकानदार को ये सब बिल्कुल नया नहीं लगा। दुकानदार के मुताबिक जब भी कंपनियों को शिकायत मिलती है तो वे अक्सर कम लागत वाले समाधान के तौर पर कूपन भेजकर मामला शांत कर देती है। दुकानदार की यूं ही कही गई बातों ने लीसा को फिर से नए मौके की गंध सुंघा दी। घर लौटकर उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी और अलग अलग कंपनियों को लगातार शिकायत पत्र भेजने लगी। जिस चीज का स्वाद अच्छा होता उसके पैकेजिंग में कमी निकालती और जिसकी पैकिंग सुंदर होती उसके स्वाद की शिकायत करती। कुल मिलाकर बस कमियां ढूंढना ही मकसद था। 3 दिनों के भीतर लीसा को कई कंपनियों से माफीनामे और कूपन मिलने लगे। जब उसने अपनी कमाई अपनी सबसे अच्छी सहेली को दिखाई तो वह हैरान रह गई। आखिर ये कूपन सीधे मुफ्त सामान के बराबर थे, यानी लगभग नकद पैसे जैसे। तभी ब्लैक सिस्टर ने सुझाव दिया, क्यों ना इन बेकार पड़े कूपनों को जरूरतमंद लोगों को थोड़ी छूट पर बेच दिया जाए। ब्लैक सिस्टर एक काफी मशहूर लाइव सेल्स होस्ट थी। सिर्फ 3 दिनों में उसने लीसा के सारे कूपन बेच दिए। अब शिकायत पत्र लिखने की रफ्तार ब्लैक सिस्टर की बिक्री से कहीं पीछे रह गई और ज्यादा कूपन पाने के लिए दोनों ने छपाई कंपनी को ही निशाना बना लिया। कारण साफ था, इतना समय शिकायतें लिखने में लगाने से बेहतर है कि प्रिंटिंग फैक्ट्री के अंदर किसी को अपने साथ मिला लिया जाए। ऐसा हुआ तो कूपन लगातार मिलते रहेंगे। पूरा दिन निगरानी के बाद लीसा ने सही आदमी चुन लिया। वह एक ऐसा आदमी था जो देखने में सीधा साधा लगता था और अपनी पत्नी के रहने के अधिकार के लिए परेशान था। लीसा ने पूरे कारखाने की जांच की थी। सिर्फ मूंछों वाला आदमी बाहरी शहर से था। निवास परमिट पाने के लिए उसे भारी रकम चाहिए थी, जबकि मजदूर की घंटे की मजदूरी सिर्फ $2 थी। लीसा तो बस किस्मत आजमा रही थी, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने सुना कि कूपन बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं, उसने बिना सोचे तुरंत हामी भर दी। उसने कारखाने की कमजोरियां बता दी। उसके मुताबिक फैक्ट्री 2 हिस्सों में बड़ी थी। प्रिंटिंग विभाग और रिडेम्पशन विभाग दोनों स्वतंत्र रूप से काम करते थे और आपस में कोई सीधा संबंध नहीं था। संयोग से उसकी पत्नी रिडेम्पशन विभाग में थी, जहां हर दिन वापस आए कूपनों की गिनती होती थी। वह खुद प्रिंटिंग विभाग में था, जहां अलग अलग कंपनियों के लिए ऑर्डर के हिसाब से कूपन छापे जाते थे। संख्या पूरी रखने के लिए हर ऑर्डर में कुछ हजार अतिरिक्त कूपन जानबूझकर छापे जाते थे। काम आने वाले कंपनियों को भेज दिए जाते और बचने वाले मशीन में डालकर नष्ट कर दिए जाते। उसका प्लान सीधा था, अतिरिक्त कूपनों को पहले ही छुपा लेना और फिर डाक के जरिए लीसा को भेज देना। किसी को शक नहीं होगा। वास्तव में ऐसा ही हुआ। उनकी इस चाल से लीसा को जल्दी ही पहली खेप मिल गई। इतनी बड़ी मात्रा में कूपन मिलने के बाद बिक्री भी उसी रफ्तार से करनी थी। सिर्फ लाइव स्ट्रीम से काम नहीं चल सकता था, इसलिए लीसा ने एक वेबसाइट भी बना ली जहां ब्लैक सिस्टर के साथ मिलकर कूपन बेचे जाते थे। लाइव स्ट्रीम में वेबसाइट का लिंक दिया जाता और जिन लोगों को फायदा मिलता वे तुरंत अपने दोस्तों के साथ इसे साझा कर देते। सिर्फ थोड़े ही समय में बिक्री का आंकड़ा सीधे 10 लाख की सीमा पार कर गया। अब आखिरी काम बस इतना था कि कार्डों को पैक करके ऑर्डर देने वाले ग्राहकों तक भेज दिया जाए। उस दिन के बाद अलग अलग शहरों के लोग घर से निकलते समय पैसे ले जाना ही भूल गए। काउंटर पर पहुंचते ही बस कूपन निकालते थे। स्क्रीन पर तेजी से ऊपर चढ़ते अंकों को देखकर लीसा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उधर फायदा छक चुके छोटी मूंछ वाले आदमी ने भी तेजी से काम बढ़ा दिया। यहीं से लीसा का व्यापारिक साम्राज्य आधिकारिक रूप से खड़ा हो गया। वह और ब्लैक सिस्टर हर दिन इतना पैसा गिनते कि हाथ तक दुखने लगे। पैसा बढ़ा तो चिंताएं भी बढ़ी। कारोबार को लंबे समय तक चलाने के लिए लीसा और ब्लैक सिस्टर ने खास तौर पर एक हैकर को रखा जो उनकी वेबसाइट संभाले और पैसों को साफ करने जैसी तकनीकी समस्याएं सुलझाए। ये चिंता दूर होते ही लीसा के तौर तरीके और भी बेधड़क हो गए। उसका कारोबार यहाँ तक कि विदेशों तक फैल गया। सुपरमार्केट में तो अब शायद ही कोई नकद भुगतान करता दिखा था। इससे रिसाइकलिंग विभाग पर हर दिन गिनती से ज्यादा कूपन जमा होने लगे। उधर छोटी मूंछ वाला आदमी भी रोज नए नए बैच छापता रहा। लेकिन ये सुनहरा दौर ज्यादा समय तक नहीं चला। जल्द ही बड़े बड़े सुपरमार्केट के प्रबंधकों को गड़बड़ी महसूस हुई। उन्होंने पाया कि रोज सीमित संख्या में जारी होने वाले कूपन वापसी में 20,000 से ज्यादा निकल रहे थे। प्रबंधकों ने कूपन इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों से पूछताछ की और इंटरनेट पर शियाओमी द्वारा कूपन बेचने वाली वेबसाइट ढूंढ निकाली। उन्होंने बैंक से संपर्क कर शियाओमी का अकाउंट फ्रीज करा दिया। इस एक कदम ने दोनों को पल भर में असलियत पर लापट कर अपनी मेहनत से खड़ा किया गया। व्यापारिक साम्राज्य ढहता देख वे घबरा गए और तुरंत हैकर के पास पहुंचे। हैकर ने पहले उनके खाते आना फ्रीज किए, फिर सभी वीडियो हटाए, वेबसाइट का आईपी छिपाया और पैसे को अलग अलग बैंकों में बांट दिया। इन जटिल कार्रवाइयों के बाद उन्हें लगा कि अब स्रोत तक पहुंचना नामुमकिन है। आभार स्वरूप शियाओमी ने हैकर को 10% हिस्सेदारी दे दी। हैकर की मदद से दोनों और भी बेखौफ हो गए। उन्होंने
उन्होंने एक आलीशान विला वर्क स्टूडियो के रूप में खरीद लिया और नकली पहचान से धड़ल्ले से पैसा बटोरने लगे। कुछ ही समय में उनकी कमाई आसमान छूने लगी। इसी दौरान सुपरमार्केट प्रबंधकों ने FBI से जांच करवाई, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वे स्रोत तक नहीं पहुंच पाए। मगर शियाओमेई खुद घबराने लगी। उसका मानना था कि खाते में पड़े 1 करोड़ से ज्यादा की रकम कभी न कभी FBI की नजर में आ ही जाएगी। उसने सुझाव दिया कि अब अंधाधुंध खर्च शुरू किया जाए, महंगी चीजें खरीदी जाए और फिर उन्हें बेचकर पैसे साफ कर लिए जाए। लेकिन समस्या ये थी कि खरीदा क्या जाए। शियाओमेई ने अपने पति को फोन कर मदद मांगी। पति को यह सुनते ही बड़ा मजा आ गया और इस तरह उन्होंने पूरा एक गोदाम फेरारी कारों से भर दिया। लेकिन जब हैकर ने सच बताया तो दोनों के चेहरे उड़ गए। असल में शियाओमेई के बैंक खाते खोखली कंपनियों के नाम पर थे और उनमें रखा सारा पैसा पहले से ही साफ था। अब ये लग्जरी कारें और यॉट जल्द से जल्द बेचनी जरूरी थी, वरना FBI का शक और गहरा हो जाता। उधर FBI ने पाया कि ये संदिग्ध कूपन डाक के जरिए बेचे जा रहे थे। कोर्ट के सहारे उन्होंने शियाओमेई का पता निकाल लिया। बिना शोर मचाए जांच आगे बढ़ाने के लिए FBI पहले डाकघर पहुंची। वहाँ उन्हें एक अश्वेत युवक मिला जो शियाओमेई का दोस्त था और ट्रांसपोर्ट का काम देखता था। पूछताछ के दौरान उसने सच नहीं बताया, इसलिए FBI ने फिलहाल उसे जाने दिया। वापस जाते ही उसने ये बात सबसे पहले शियाओमेई को बता दी, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि वह पहले से निगरानी में था। कई दिनों तक पीछा करने के बाद FBI ने तय कर लिया कि शियाओमेई ही मुख्य अपराधी है। जल्द ही दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में करीब 2 करोड़ की राशि शामिल थी और उन्हें 500 साल तक की कैद हो सकती थी। शियाओमेई ने भारी रकम देकर एक नामी वकील रखा। अदालत में वकील ने दलील दी कि शियाओमेई का मकसद सिर्फ उपभोक्ताओं को सुविधा देना था, लेकिन न्यायाधीश ने कानूनी खामियों से फायदा उठाने की बात नकार नहीं दी। फैसला सुनाने ही वाले थे। कई बड़ी कंपनियों के उच्च अधिकारियों ने अपनी साख बचाने के लिए मुकदमा वापस ले लिया। आखिरकार शियाओमेई को सभी जिम्मेदारी उठानी पड़ी और उसे 8 महीने की सजा हुई, जबकि उसकी सहेली पूरी तरह बरी हो गई। इस घटना के बाद शियाओमेई के पति ने उससे तलाक ले लिया। जाने से पहले वह घर की सारी कीमती चीजें ले गई, सिवाय उन कूपनों के जो शियाओमेई ने जमा कर रखे थे। और सच तो यह था कि उन कूपनों के पीछे असल में डॉलर छिपे थे। आखिर में सहेली ने उसी पैसे से ईमानदार कारोबार शुरू किया और शियाओमेई जेल से छूटने का इंतजार करती रही, दोबारा अमीर बनने के लिए।